हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप सभी का डीएलएड का टेस्ट चल रहा था और 4 टेस्ट आप सभी का डीएलएड का हो गया है। आज होगा टेस्ट नंबर आपका 5। लेकिन आज आप लोग को बता दिया गया था कि आज जो टेस्ट होगा वो समान अध्ययन के टेस्ट होगी और जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण 75 प्रश्न देखेंगे। आज दोस्तों इसमें समान अध्ययन में हम लोग आर्ट्स से और साइंस से महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे और मैथ और रीजनिंग का अलग से क्लास आप सभी का करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सभी जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, सारे सेक्शन से लिए गए हैं, तो सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखना है, शुरू से अंत तक देखना है, तभी जाकर के आपको सफलता मिल सकती है। थोड़ा सा देखिएगा, 5-10 मिनट देखने से कोई फायदा नहीं है। अगर देखना है तो अच्छे तरीके से देखिए, तैयारी कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। ठीक है, डेली आपकी जो टेस्ट होती है वो रात्रि में 9 बजे से टेस्ट होती है। इसके पहले आपका देखिए न्यू बैच में 4 टेस्ट आपका डीएलएड का हो गया है। डीएलएड पर हम पहले ही बोले कि थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे और समान अध्ययन पर भी फोकस करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन डीएलएड को थोड़ा सा इस बार ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ दिन में आप लोग को 1 से लेकर के 8 तक शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा डीएलएड का, वो भी आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपके काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। ये नंबर आपको दिया गया है जहां से आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और जुड़ने के बाद आपको सारे पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, और जो क्लास होती है लाइव वो भी आपको मिलते रहेगी। न्यू बैच आपके स्टार्ट हो गई है 6 अप्रैल से, है ना, 1 नहीं 6 तारीख से स्टार्ट हुई थी न्यू बैच, जो आपको रात में 9 बजे से स्टार्ट होती है क्लास, जिसमें समान अध्ययन और डीएलएड की क्लास चलेगी। अगर नए शिक्षक इसमें जुड़ना है तो 399 आपको चार्ज देना होगा और जो पुराने शिक्षक पहले से हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, अगर वो फिर से नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उनको मात्र 201 रुपया पे करना होगा। ये नंबर आपको दिया गया है जहाँ से आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट का रिसिप्ट जो है आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। ये नंबर आपका फोन पे, गूगल पे भी है, यही नंबर आपका व्हाट्सएप भी है। ठीक है, तो इसी पर आप हमें भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और मटेरियल आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 5। जी हाँ, टेस्ट नंबर 5 का पहला सवाल देखिएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ठीक है, बताइए जल्दी से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने, है ना, किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? दोस्तों वो कौन सा वंश था, राजवंश था जो अंग्रेज की सहायता किया था? और यही कारण था कि 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हो गई थी, क्योंकि सभी लोग एक नहीं थे। अगर एक होते तो हम लोग 100 साल पहले ही आजाद हो जाते। दोस्तों 1857 में ही हमें आजादी मिल जाती, लेकिन सभी लोग सिर्फ अपने भलाई के लिए, है ना, बटे हुए थे। तो वो सबसे अधिक जो सहायता करने वाला था वो था दोस्तों आपका ग्वालियर के सिंधिया, है ना। कौन था? ग्वालियर के सिंधिया। तो ध्यान रखना है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भगवान स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, भगवान जो महावीर हैं, है ना, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों आपका कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना है। और कुंडग्राम कहाँ है? तो ये दोस्तों वैशाली में पड़ता है ना, बिहार के वैशाली में, और वहीं पर हुआ था। ठीक है, चलिए इनके माता का क्या नाम था? तो इनके माता का अगर पूछे दोस्तों तो इनके माता जी का नाम था त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था पिता का? सिद्धार्थ नाम था इनके पिता का, और माता का त्रिशला देवी। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और इनका जन्म कब हुआ था महावीर जी का? तो 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 नंबर सवाल कह रहा है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? जल्दी से आप बताइएगा, है ना। शिवाजी के गुरु का नाम ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा।
तो मैं इसका आंसर आप लोग को बता दूं कि शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। क्या नाम था दोस्तों? शिवाजी के गुरु का नाम रामदास इनके गुरु का नाम था, है ना, ध्यान रखना है। इन्हें रामदास या फिर समर्थ रामदास भी कहा जाता है ना, जिन्होंने 12 वर्ष तक दोस्तों पूरे भारत की भ्रमण किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 4 नंबर कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। जितने सवाल है आपके काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, साइंस से, सभी से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जो पढ़ने वाला व्यक्ति था, है ना, वो था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। इसकी कहानी अगर थोड़ा सा आप जानें तो सर्वप्रथम दोस्तों 1837 ईस्वी में ही जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 5 नंबर। 5 नंबर है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बताइए, औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई दोस्तों तो सत्ता कौन संभाला? हाँ ना, तो सत्ता कौन संभाला? तो 1707 ईस्वी में, ध्यान रखना है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसका जो पुत्र था, इसके पुत्र कौन थे? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम ने ही दोस्तों ये सत्ता संभाला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 वर्षीय पुत्र जो था बहादुर शाह प्रथम ने ही ये कमान संभाला था, है ना, सत्ता संभाला था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 नंबर। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? जल्दी से बताइएगा कि महावीर जो स्वामी थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मैंने बताया था ना कि इनकी जन्म कहाँ हुई, तो कुंड ग्राम में, वैशाली में इनकी जन्म हुई थी। लेकिन दोस्तों इनकी जो मृत्यु हो गई वो 72 वर्ष की उम्र में, है ना, ध्यान रखना है, 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ? तो राजगृह। ठीक है, राजगृह यानी कि राजगीर, वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? राजगीर के समीप पावापुरी में, राजगीर के समीप पावापुरी में हुई थी, है ना, राजगीर के समीप पावापुरी में हुई थी दोस्तों, है ना। बहुत सारे लोग देखिए राजगीर मारने लगे, राजगीर नहीं है, पावापुरी में हुई थी। ठीक है, जो राजगीर के नजदीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। आप लोग वहां के बहुत सारे लोग होंगे भी। तो वहीं पर दोस्तों इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, अयोध्या में अभी तो राम मंदिर बन गए हमारा, है ना। आप लोग गए होंगे घूमने के लिए, हम तो अभी नहीं गए हैं, समय नहीं मिला है, जाएंगे कभी, है कि नहीं। तो ये बाबरी मस्जिद यहाँ पर जो था दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क, मीर बाकी, किसने कराया था? 7 का आंसर क्या होगा? कौन करवाया था भाई साहब, जल्दी से बताइएगा। देखिए, ऐसा मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक, है ना, बाबर का सेना नायक मीर बाकी ने ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, ये बाबर का सेना नायक था दोस्तों, मीर बाकी। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 8 नंबर। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी प्रथा, देखिए सरजामी नहीं, सरंजामी, है ना, इसके ऊपर बिंदु है। सरंजामी प्रथा जो थी दोस्तों, ये मराठा काल में थी आपकी। ठीक है, मराठा काल में भू राजस्व से संबंधित था। ठीक है, याद रखना है, ये मराठा साम्राज्य में था। शरांगी प्रथा, सरंगामी प्रथा मराठा साम्राज्य में, और ये भू राजस्व प्रथा थी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखना है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए, वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा भाई। लाइक बटन जो आपको दिख रहा है ना बाएं साइड, उसको क्या करना है? दबा देना है। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। 9 बजे से डेली आपकी टेस्ट होती है,
आज समान अध्ययन की टेस्ट चल रही है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक कौन था। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, राजतरंगिणी। देखिए राजतरंगिणी के लेखक कलहन है ना, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन के शासक के समय शासक पूछ रहा है ना, कौन था भाई साहब जल्दी से बताइएगा। तो उस समय जो शासक था वो जय सिंह था, है ना, जय सिंह था जम्मू कश्मीर का शासक। तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय जम्मू कश्मीर का जो शासक था वो जय सिंह था, ठीक ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है ना, तो राजतरंगिणी के लेखक भाई साहब कलहन महोदय हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर की प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है, बताइए। प्लासी का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1757 में, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था, तो ये युद्ध का जो मैदान है भाई ये कहाँ है, प्लासी में है, आपका बिहार में है या आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है या पश्चिम बंगाल में है, तो ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का जवाब ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है ना, प्लासी। और ये प्लासी जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में है। किस जिला में है, एक नादिया जिला है, नादिया जिला में भागीरथी नदी है ना, भागीरथी नदी जो है इसी के किनारे है दोस्तों आपका ये मैदान, भागीरथी नदी है ना, नादिया जिला के भागीरथी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर। 11 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, बताइए। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था इसको गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था, क्योंकि अधिकतर चीज जो हमारे संविधान जो बना है दोस्तों तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही सीधा सीधा उसमें से ले लिया गया है, 80% 90% चीजें, है ना। तो इसको गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था, तो याद रखना है इसको गुलामी का अधिकार पत्र कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या फिर देखिए इसको गुलामी का अधिकार पत्र कहते थे, या फिर दास्ता का आज्ञा पत्र भी इसको, ये भी आप ध्यान रखना है, दास्ता का आज्ञा पत्र, है ना, ये चीज भी इनको कहा जाता था, दास्ता का आज्ञा पत्र, ठीक है। चलिए, और जो ये 1835 का जो अधिनियम था इसमें अगर पूछे कि कितने भाग थे तो इसमें टोटल 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 इसमें अनुसूचियां थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, 14 भाग, 321 आपको धारा और 10 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 12 नंबर। 12 नंबर सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में देखे होंगे आप लोग, सत्यार्थ प्रकाश। देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी दोस्तों किसके द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रचना की गई थी। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें तो याद भी रखनी पड़ेगी। अगली प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है। कुछ पंक्ति यहां पर दिया गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। याद तो आ ही गया होगा, है ना, याद तो आ ही गया होगा ना कि आखिर ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है, लिखी गई है। तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। वो कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी। ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब आपका ए नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 14 नंबर कि स्वराज पार्टी का गठन खाली स्थान भरना है कि असफलता के बाद हुआ। तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था, सबसे पहले ये जानना है कि भाई साहब ये हुआ कब था। तो 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का गठन। किसने किया था स्वराज पार्टी का, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के किया था स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है।
और ये गठन के बाद CR दास जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए तथा मोतीलाल नेहरू जो थे इनके महासचिव बनाए गए। ठीक है, तो ये स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी भाई साहब, ये हुई थी आपको असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद। क्योंकि आपको पता है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 1920 से लेकर के 1922 तक चला था, है ना। और चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसके वजह से यह असहयोग आंदोलन को क्या करना पड़ा था, स्थगित करना पड़ा था। स्थगित कब हुआ था, तो 12 फरवरी, है ना, 12 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा कांड को गांधी जी वापस ले लिए थे। चौरी चौरा कांड कब हुआ ये भी आपको पूछता है, तो 5 फरवरी को, है ना, 5 फरवरी 1922 को हुआ था और वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 को। और इसी के बाद फिर स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू, और CR दास इसके अध्यक्ष बनते हैं, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर है आपका 15 नंबर। 15 नंबर सवाल का निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज हमारा या मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। सबसे पहले तो ये पूछेगा दोस्तों कि ये कथन किसका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक जी का है। ठीक है, ये कब बोले थे, है ना, किस अधिवेशन में ये इन्होंने बोला था, ये बताना है आपको। तो वो अधिवेशन था दोस्तों आपका लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही इन्होंने ये बातें कही थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 नंबर की दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। बहुत सारे समाज की स्थापना की गई है हमारे समाज में, जैसे ब्रह्म समाज, है ना, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई है? एक चीज तो पूछेगा दोस्तों कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनका मूल नाम है मूल शंकर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, मूल शंकर। अब आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन सी समाज? आर्य समाज। अब पूछेगा भाई साहब कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 7 अप्रैल 1875। कहां की गई थी? तो बंबई में की गई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर की जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा? किसने मारा भाई साहब? तो वही थे, लंदन में जाकर ढोक के मारे थे, है ना, ठोक दिए थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था उधम सिंह। क्या नाम था? उधम सिंह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये घटना कब की है? तो मार्च 1940। जी हाँ, ये घटना कब की है? तो ये घटना है आपको मार्च 1940 की, जिसमें क्या हुआ था कि पंजाब के क्रांतिकारी थे उधम सिंह ने जालियांवाला नरसंहार का बदला लेने के लिए दोस्तों इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके फिर क्या कर दिया गया? मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है ना, लंदन में जाकर के मारे थे उधम सिंह। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? है ना, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा तो बाद में जुड़ा, पहले तो सीधा गांधी जी थे, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो ये महात्मा जो जुड़ा था, ये जुड़ा था दोस्तों, आपको ऑप्शन आपको दिया गया है चंपारण या फिर रॉलेट एक्ट या 1919, देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के
सफल नेतृत्व करने के बाद दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें पहली बार महात्मा कहा था। ये भी पूछा जाता है, यहां तो पूछा गया दोस्तों कि जोड़ा गया कब, किस आंदोलन के समय, किस सत्याग्रह के समय। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था आपका 1917 में, जिसमें सफल रूप से इसको चंपारण सत्याग्रह सफल रहा, तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इनको महात्मा कह करके पुकारे थे और महात्मा की उपाधि तभी से इनको मिल गया है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी के बारे में आपको बताना है। तो कांग्रेस के कार्यकारी समिति के सदस्य थे, तो बिल्कुल सही थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो स्वाधीनता के समय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं। तो 19 के आंसर होगा कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है ना, यही आपको चुनना है। ये गलत नहीं है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, है ना। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो थे ये कांग्रेस के दोस्तों सदस्य नहीं थे। ये बाकी ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है ना। उल्टा नहीं सोचना है, सीधा सोचना है। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। तो स्वदेशी के समर्थक कौन थे ये आपसे पूछा गया है, स्वदेशी, है ना। देखिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में, है ना। बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका 1905 में, उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलवाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था, तो पूछ रहा है कि इसके समर्थक कौन थे। तो इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे अरविंद घोष, है ना। तो वही सबसे बड़े समर्थक थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद घोष, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वही स्वदेशी का मतलब स्वदेशी आंदोलन ही आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये बंगाल विभाजन के बाद किया गया था। और सबसे जो इसके नेता थे, प्रमुख नेता थे, वो अरविंद घोष थे और यही सबसे बड़े समर्थक थे। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 21 कि भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन सी है। शरदकालीन वर्षा बताना है दोस्तों। शरदकालीन मतलब सर्दी के समय में। तो उड़ीसा कर्नाटक में होता है, नहीं। पंजाब तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश बिहार में होता है, नहीं। तमिलनाडु कर्नाटक में होता है, नहीं। तमिलनाडु में तो होता है लेकिन कर्नाटक में नहीं होता है। इसका देखिए ठंडे के दिन में ना भारत में 2 जगह बारिश होती है, ठीक है। ठंडे के दिन में भारत में 2 जगह बारिश होती है। कहां कहां? तो एक तो दोस्तों ये तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है जिसको कहते हैं कोरोमंडल तट, जो ये आपका लौटते हुए मानसून से बारिश होती है ना। और एक बारिश होती है ये पंजाब है, राजस्थान वाले क्षेत्र में आपका, है ना। और आपका उत्तराखंड वगैरह क्षेत्र में हो जाता है, पंजाब हरियाणा दिल्ली, है ना। यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत अंश बिहार में भी पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन मेन रूप से ये पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो भारत में जाड़े के दिनों में यानी कि शरदकालीन में 2 जगह बारिश होती है, एक तो पंजाब वाले क्षेत्र में और एक तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन दोनों का बारिश होने का अलग अलग प्रॉपर्टी है ना, अलग अलग नियम है। जैसे कि तमिलनाडु में जो बारिश होगी वो लौटते हुए मानसून से होती है ना, उत्तर पूर्वी मानसून से। लेकिन जो पंजाब में बारिश होती है दोस्तों ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है ना। और ये कहां से उठती है हवाएं? तो ये भूमध्य सागर से हवाएं उठती है ना। और ये हिमालय से टकरा करके फिर यहाँ पर बारिश करती है। तो ये दोनों का बारिश होने का अलग अलग रूल है, आपका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 22 नंबर की विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कौन से है। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन पूछ रहा है, कौन से है। देखिए आपको नाम होगा अमेजन वन का नाम सुने होंगे, है ना। पृथ्वी का फेफड़ा भी जिसको कहा जाता है दोस्तों। तो अमेजन बेसिन जो है दोस्तों, है ना, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो उसका जो बेसिन जो है वर्षा वन विश्व में सबसे घने वन के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ब्राजील में, क्योंकि ये अमेजन वन है कहां? तो ये ब्राजील में ही तो है, ठीक है। ब्राजील में ही तो है ये अमेजन वन, है ना, जो दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्र के 40% को आवृत करते हैं।
दक्षिण अमेरिका का जितना क्षेत्रफल है दोस्तों, उसका 40% क्षेत्रफल, सोच रहे हैं ना, लगभग आधा क्षेत्रफल ये अमेजन का जो बेसिन है ना, अमेजन नदी बेसिन जो है वो कवर करता है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी हो जाएगा भारत का, क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, है ना। भारत की सर्वोच्च चोटी पूछ रहा है दोस्तों, तो कंचनजंगा तो होगा नहीं, नंदा देवी भी नहीं होगा, एवरेस्ट तो भारत में है ही नहीं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन इसको कहते हैं, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है आपका K2। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? बताइएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य ये बताना है क्षेत्रफल में। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका भाई? राजस्थान का है ना। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। तो सबसे पहले राजस्थान आएगा और उसके बाद राजस्थान कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ऐसा ही हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1, है ना। राजस्थान का अगर क्षेत्रफल बोला जाए तो 3,42,239। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल दोस्तों 3,08,252। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर कि 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? देखिए, सबसे जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए तो दोस्तों वो है आपका उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे अधिक भारत में जनसंख्या पाई जाती है ना। और टोटल भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में कितना लोग रहते हैं? तो लगभग 17% लोग रहते हैं वहां, है ना। लगभग 17%, पूरे भारत का 17% कहां रहता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में रहता है। यह चीज आपको याद रखना है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या अगर पूछे तो वो हो जाएगा सिक्किम का, है ना। सिक्किम जो राज्य है इसकी जनसंख्या भारत में सबसे कम है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल तो राजस्थान, और सबसे कम क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल सबसे कम कहे तो हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 26 नंबर कि चेरापूंजी कहां अवस्थित है? बताइएगा। चेरापूंजी, देखिए चेरापूंजी पूछने का सवाल इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी में ही पहले सबसे अधिक बारिश होती थी, लेकिन अभी जो विश्व में सबसे अधिक जो बारिश हो रही है वो माशिनराम में होती है। और ये कहां है? ये मेघालय में है। तो चेरापूंजी भी दोस्तों आपको मेघालय में ही मिलेगा, है ना। चेरापूंजी भी कहां है? तो ये भी मेघालय में ही है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। और ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य में आता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर में आता है आपका मेघालय, है ना। आप हमें कमेंट करके ये चीज बता सकते हैं कि जो 7 सिस्टर है ना, जो नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर राज्य हैं, ये 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, बस उसका नाम बता देना है, ठीक है, कि सातों राज्य कौन कौन से हैं 7 सिस्टर में। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 27 नंबर कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों। महाराष्ट्र, देखिए ये राज्य है महाराष्ट्र, है ना, ये महाराष्ट्र है और उसके जस्ट नीचे दोस्तों आपका ये क्या है? कर्नाटक है। यहाँ पर छोटा सा एक गोवा भी है, ठीक है। ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है। तो इसका जो ये पश्चिमी घाट है इसको क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो इसको कहा जाता है सह्याद्री पर्वत, है ना। इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं भाई साहब। ये पूरा है पश्चिमी घाट, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको कहते हैं सह्याद्री, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री, याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 28 नंबर की भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक क्षेत्र में इसको बांटा गया है दोस्तों, है ना। ऑप्शन 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, क्या होगा? तो भारत को दोस्तों देखिए कई पुस्तकों में आप 6 भी पढ़े होंगे, 7 भी पढ़े होंगे, लेकिन इसका मेन रूप से होगा 4। एक तो होगा पहला क्या हो जाएगा? तो
तो पहला हो जाएगा दोस्तों, मैं इसको अगर थोड़ा सा अगर मानचित्र के माध्यम से अगर थोड़ा दर्शाने का प्रयास करूं, है ना, मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा अगर भारत के मानचित्र में, तो ये रहा आपका मानचित्र, और इसमें अगर आपको दर्शा दिया जाए चारों भाग, तो एक तो हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय भाग, है ना, 1 नंबर आ जाएगा। दूसरा नंबर में चल जाएगा विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा दूसरा नंबर। 3 नंबर में आ जाएगा ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत 3 नंबर। और 4 नंबर में आ जाएगा ये तट और द्वीप समूह, जैसे कि यहाँ पर लक्षद्वीप है और इधर आपका अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो ये 4 भाग में बांटा गया है। इसी को और भी किताब में पढ़े होंगे दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र में बांटा गया है ना, या फिर इसी को नॉर्थ ईस्ट वाला अलग क्षेत्र में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो मेन रूप से इसको 4 भाग में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 29 नंबर की भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण दीजिए। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण, है ना, तो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ लाइन है, उस लाइन को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन, है ना। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। किसने किया था, तो सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, एक अंग्रेज था, है ना। उसी को ये काम सौंपा गया था कि तुम ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींच दो, तो उन्होंने खींच दिया, उसका नाम रख दिया रेड क्लिफ, क्योंकि उसका नाम था रेड क्लिफ, उसी के नाम पर नाम पड़ गया, है कि नहीं। तो ये सीमा रेखा किस प्रकार से है दोस्तों, अध्यारोपित है, पूर्ववर्ती है, अवशिष्ट है या प्रवर्ती है। 29 का क्या होगा, तो भारत पाकिस्तान के जो मध्य सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा रेखा है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अध्यारोपित, ऑप्शन नंबर ए। अध्यारोपित सीमा क्या होता है दोस्तों, तो एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है ना। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है कि वैसी सीमा रेखा जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर की भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत देखी गई है। तो साक्षरता में सबसे अधिक प्रतिशत कब देखी गई है, 61 से 71 में, 71 से 81 में, 81 से 91 में, 91 से 2001 में। तो सबसे अधिक जो साक्षरता देखी गई है दोस्तों, है ना, भारत की साक्षरता में सबसे अधिक प्रतिशत जो देखी गई है वो 91 से 2001 में, ऑप्शन के हिसाब से, है ना, ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर। लेकिन अगर वर्तमान में अगर पूछा जाए तो जो 2011 का जनगणना था इसमें भी ज्यादा था, है ना, क्योंकि 2001 में जितनी साक्षरता दर थी उससे ज्यादा साक्षरता दर 2011 में है। और अभी नया डाटा आएगा उसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर होगा जब 2021 वाला, या फिर 21 में तो नहीं हुआ था, जो 22-23 में हुआ है आपका जनगणना, उसका डाटा आएगा तो उसमें और भी ज्यादा साक्षरता दर होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं आपका 31 नंबर कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आय देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है ना कि किसी देश में, है ना, किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादन के साधनों के सहयोग से जो वस्तुओं का शुद्ध उत्पादन साधन कीमतों पर प्राप्त होता है उसे साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो कह रहा है कि उत्पादन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना, तो हिस्ट्री से भी हम लोग देखे क्वेश्चन, ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखे, अब इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन है ना, और इसके बाद पॉलिटी से भी देखेंगे और साइंस से भी देखेंगे। ठीक है, तो सभी सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। थोड़ा सा देखने से कोई फायदा नहीं है, पूरा देखिए और शुरू से अंत तक देखिए। कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शन किया था। भाई कौन से पंचवर्षीय योजना था, ऐसे तो पंचवर्षीय योजना अब बंद हो गया है ना, अब उसके जगह पर नीति आयोग लागू कर दिया गया है। ठीक ना, तो पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना तक आपका चला था, जो 2012 से लेकर के 2017 तक चला था 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया। फिर नीति आयोग आ गया कब से, तो 1 जनवरी 2015 से, है ना, 1 जनवरी 2015 से आपको नीति आयोग लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सा जो पंचवर्षीय योजना था वो कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शन किया था। तो ऋणात्मक प्रदर्शन किया था दोस्तों आपको कब, तो हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक
ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1961 से लेकर के 65 तक, है ना। 1961 से 65 तक चला था दोस्तों आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि की वृद्धि दर मात्र 1% दर्ज की गई थी, है ना। कृषि में वृद्धि दर्ज कितना दर्ज किया गया था? मात्र 1%। इसका कारण भी था दोस्तों, उस समय, है ना, युद्ध वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। जैसे कि आपका भारत चीन से युद्ध हुआ था 62 में, है ना, फिर पाकिस्तान से हो गया, इसके वजह से भी इस पर असर पड़ा था, और भी बहुत सारे कारण थे। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर की, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है, वो कौन सा राज्य है दोस्तों, कौन सा जगह है जो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली मानी जाती है? पंतनगर, बंगलौर, कानपुर या दिल्ली? देखिए, हरित क्रांति का जो भारत में प्रारंभ होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1966 में, 1966 में प्रारंभ होता है। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन, है ना, आपको पता होगा। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगर कहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति लाने में दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर, ठीक है, पंतनगर में है, इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए हरित क्रांति का जन्मस्थली भी इसको कहते हैं पंतनगर को, है कि नहीं। तो ये चीज आपको याद रखना है, पंतनगर। सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऋणात्मक प्रभाव पड़ा था दोस्तों आपको दलहन पर, है ना, दलहन पर इस पे ऋणात्मक हो गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 34 नंबर। भारत में सभी राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये निर्धारित कौन करता है? तो भारत में सभी जो राष्ट्रीयकृत बैंक है इसमें बचत खाता तो आपका होगा, तो इस पर जो ब्याज मिलता है वो निर्धारित कौन करता है? तो निर्धारित करता है भाई साहब कौन? देखिए, भारत में बचत खाते पर ब्याज दरों को पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता था, है ना। पहले जो नियंत्रित होता था वो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होता था, लेकिन वर्तमान में यानी कि 2012 से इसको क्या कर दिया गया है? नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, है ना। इसको नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है, पहले आरबीआई नियंत्रित करता था, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर की, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है दोस्तों? तो भारत भी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है ना। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है हमारा कि जिसमें सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था सह अस्तित्व हो, है ना, कि दोनों मिला जुला हो, है ना, सार्वजनिक भी हो यानी कि और निजी भी हो, उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। देखिए, डेली आपकी 9 बजे से क्लास चलती है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 78 57 82 43 10, ठीक है, 78 57 82 43 10। मैं यहाँ पर 10 यहाँ लिख देता हूँ, है ना। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, जहाँ आपको दोस्तों कुछ चार्ज लगेगा, उसके बाद ही आपको इसमें जोड़ा जाएगा। 399 इसमें चार्ज है ना, जिसमें समान अध्ययन, डीएलएड सभी चीज़ों की तैयारी होगी। मात्र 399, अभी मात्र 2-3 क्लास हुआ है ना। और इसमें आप जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके। और ऑनलाइन पे करना होगा आपको, फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से इसी नंबर पर, और यही नंबर पर आपको क्या करना है? व्हाट्सएप कर देना है, जहाँ आपको प्रधान शिक्षक के ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा और आपको डेली वाइज फिर मटेरियल मिलते रहेगा। एक ही बार पे करना है, मंथली पे नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में क्या होगा? देखिए, जब मुद्रास्फीति आ जाए, है ना, तो कर की दर में क्या होगा? वृद्धि होगा, कमी होगा, क्या होगा भाई? देखिए, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में दोस्तों कोई भी देश वृद्धि करेगा जिससे मुद्रा की तरलता समाज में कम हो सके, तो आंसर हो जाएगा वृद्धि होगा, है ना। क्या होगा? वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर की, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते। ऑप्शन है बचत जमा खाते पर,
या फिर चालू जमा खाते पर या सावधि जमा खाते पर या आवर्ती जमा खाते पर। देखिए, तो जो बचत बैंक है वो चालू जमा खाता पर दोस्तों अपनी चालू जमा खाते जो है ना, उसमें जमा करता अपनी जमा राशि में से जब चाहे तब बैंक से धन निकाल सकता है, पर निकासी पर कोई रोक नहीं होता तथा इस पर बैंक कोई ब्याज भी नहीं देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चालू जमा खाता, ऑप्शन नंबर ए नहीं बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। सदाबहार क्रांति दोस्तों किसने लाई थी, ये बताइएगा। सदाबहार क्रांति, देखिए आप कंफ्यूज नहीं करना है कि ये भैया सदाबहार क्रांति कहिए या फिर आप इसी को क्या कहिए, हरित क्रांति कहिए, दोनों तो एक ही चीज वाला है, एक ही चीज वाला भाई। हरित क्रांति कहिए या सदाबहार क्रांति कहिए, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, सब लोग आंसर सही मारेंगे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, इन्होंने ही प्रयोग में लाया था ना सदाबहार क्रांति, या फिर इसी को आप हरित क्रांति भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर कि किसी देश के रहन सहन का स्तर पता होता है ना। अब आपके रहन सहन का स्तर कैसे पता चलता है, किसी देश का रहन सहन का स्तर कैसे पता चलता है, तो उसकी राष्ट्रीय आय के या फिर प्रति व्यक्ति आय से या निर्धनता अनुपात से या बेरोजगारी दर से। देखिए देश का रहन सहन का स्तर पता चलता है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय तो ठीक है लेकिन प्रति व्यक्ति आय कितना है। अब क्योंकि भारत में बहुत प्रकार के लोग हैं, गरीब भी है, अमीर भी हैं, मध्यम वर्ग के भी हैं, है ना, तो इससे रहन सहन का यही पता चलेगा कि लोगों का प्रति व्यक्ति आय कितना है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के व्यक्तियों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने कई बार आप लोग को रटवा चुका हूं, आप लोग को रटाया हुआ है कि 61वें संविधान संशोधन तोता की तरह कब हुआ था। आपका 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें दोस्तों क्या किया गया था, 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया था। 61वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए राजीव गांधी के समय हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर की संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती। संसद जो है हमारा, संसद किससे मिलकर के बनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। किसके बिना कार्य नहीं कर सकती, लोकसभा अध्यक्ष के बिना, लोकसभा उपाध्यक्ष के बिना, उपराष्ट्रपति के बिना, संसद सदस्य के बिना। तो 41 का हो जाएगा हमारा, देखिए लोकसभा अध्यक्ष के बिना भी संसद चल सकती है, उपाध्यक्ष के बिना भी संसद चल सकती है, उपराष्ट्रपति के बिना भी चल सकती है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं रहेगा तो चलेगा कौन, बैठेगा कौन, बोलेगा कौन, बहस कौन करेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42 नंबर। 42 नंबर सवाल है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। मन किया आपका कि हम लड़ ले ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम पूछ रहा है ना, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, अधिक तो कोई सीमा ही नहीं है ना, अधिक की कोई सीमा नहीं है, अधिक आप बुढ़ारी तक लड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो कम से कम आपको 21 साल उम्र होना चाहिए। किसके लिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, है ना, ग्राम पंचायत की चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो कम से कम 30 साल चाहिए आपको उम्र, ठीक है। चलिए, और अगर आपसे पूछे दोस्तों लोकसभा का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, 25 साल। अगर आप कहें कि विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भी चाहिए 25 साल, राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको चाहिए 30 साल, विधान परिषद का अगर चुनाव लड़ना है तो आपको उम्र चाहिए 30 साल। ये सारे सवाल आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चाहिए 35 साल, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चाहिए 25 साल, उपराष्ट्रपति के लिए चाहिए 35 साल, राज्यपाल के लिए चाहिए आपको 35 साल, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कम से कम 25 साल चाहिए अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो, और राज्यसभा का अगर सदस्य होगा तो 30 साल। अगला प्रश्न है 43 नंबर की, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद कितने में है? 1, 2 का 4, 124 में है। तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है दोस्तों। कौन सा अधिकार? तो बहुत सारे सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। तो ऑप्शन में दिया गया है कानून पुनरीक्षण या फिर राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न चलते हैं कि पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव कब होते हैं? कब होते हैं पंचायत चुनाव? जैसे अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा का चुनाव कब होता है दोस्तों? 5 साल पर, है कि नहीं? राज्यसभा का चुनाव बताइए जल्दी से, विधानसभा का चुनाव जल्दी से बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव किसका कब होता है? तो पंचायत चुनाव जो होते हैं वो होते हैं आपको प्रत्येक 5 साल पर, है ना? पंचायत चुनाव कब होता है? प्रत्येक 5 साल पर ही होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। अब यहां से कई सवाल उठते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? बुलाएंगे हमारे राष्ट्रपति महोदय, है ना? बुलाएंगे कौन? तो राष्ट्रपति महोदय। और अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष। और बुलाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है? संयुक्त अधिवेशन अगर आपसे पूछे दोस्तों कि संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद कितने में है? 108 में है। संयुक्त अधिवेशन मतलब वही हुआ ना कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो रही है, संयुक्त अधिवेशन हो रही है, तो अनुच्छेद 108 में। बुलाएगा कौन? तो राष्ट्रपति जी। अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में कौन लोकसभा अध्यक्ष है? जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर देखिए, यहाँ आपको नंबर दिया गया है जहां से आपको पीडीएफ नोट्स और आपको मिल सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है जहां से आपको हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा सारे मटेरियल, समान अध्ययन के डीएलएड का 8वें यूनिट का, ठीक है, साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, सभी चीज का। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपको 46 नंबर की, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता बताना है। पंचायती राज प्रणाली प्रमुख विशेषता क्या है भाई साहब? जल्दी से बताइएगा। कह रहा है कि इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। पंचायती राज में तो 3 होती है, बिल्कुल सही है। कौन कौन होती है? तो ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। ये तीनों स्तर आपको याद रखना है। ग्राम स्तर सबसे निचला स्तर, उसके बाद ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर। तो मतलब पंचायत की 3 स्तर होता है, 3 श्रेणियां होता है। उसके बाद कह रहा है कि इसका लक्ष्य जो है गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी है, सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर की, गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, या फिर अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, या फिर संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। गणतंत्र मतलब होता है दोस्तों वैसे राज्य जहां पे जो अध्यक्ष होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे, उसी को हम कहेंगे गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर की, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये वाला चीजवा नहीं देगा, है ना, इसको मिटा देगा, कह देगा राज्यसभा का कार्यकाल। तो भैया राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं, या फिर इसका कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन अगर जहां क्वेश्चन पूछ दिए इसके सदस्य का कार्यकाल, तो होता है 6 वर्ष। सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा क्या है? तो एक अस्थायी सदन है, ठीक है, जिसका विघटन नहीं होता है।
लेकिन इसके 1/3 जो सदस्य हैं दोस्तों, है ना, राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर, है ना, प्रत्येक 2 वर्ष पर अपना कार्यकाल पूरा करके क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, है ना। और इस प्रकार से जो राज्यसभा के जो सदस्य के कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है, और राज्यसभा क्या होता है, भंग नहीं होता है, वो चलते रहता है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 49 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, कौन सा भारत में दोस्तों? सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, या फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति, या पुंछी आयोग? भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है इंद्रजीत गुप्ता समिति। देखिए, इस समिति का गठन होता है 1998 में। 1998 में हुआ था चुनाव सुधार के लिए, है ना, चुनाव सुधार के लिए इसका गठन होता है। अगला प्रश्न है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, कब बना? कब बना भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना? कब बना दोस्तों? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना भारत? देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान जो बनने में समय लगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य जो बना दोस्तों, कब से बना? 26 जनवरी 1950 से। क्यों? क्योंकि जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन से बनेगा ये, ठीक है, उसी दिन से ये क्या कहलाएगा? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 51 नंबर, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश वेग अधिक होता है। अब देखिए, साइंस का क्वेश्चन आ गया, है ना। प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, या रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है? किसका अधिक होता है? आप गति पता रहेगा तब तो पता लगाइएगा। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति जो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश का चाल भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। निर्वात में याद रखिएगा 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आप नोट कर लेना है प्रकाश का वेग। और अगर कहे ध्वनि, है ना, तो ध्वनि की गति कितनी होती है? वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है आपका कि परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? बताइए, परमाणविक नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या थॉमसन? देखिए, परमाणु नाभिक का खोज किया गया था 1911 में। किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड महोदय के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है 53 नंबर कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी, है ना। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54 नंबर कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? टेम्परेचर कितना होता है? 54 के बारे में बताइएगा। देखिए, सामान्य मनुष्य के अगर फ़ारेनहाइट में दिया रहे या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहे, मैं दोनों आपको बता देता हूं। अगर फ़ारेनहाइट में दिया रहे, क्योंकि ऑप्शन दिया गया फ़ारेनहाइट, तो 98.6 हो जाएगा, ठीक है। 98.6 आपको ऑप्शन में किसी में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 98 अरे भाई साहब कहाँ चल गया जी? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98.6
फ़ारेनहाइट में। अगर कहे डिग्री सेंटीग्रेड में तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। डिग्री सेंटीग्रेड में होगा 37 और फ़ारेनहाइट में होगा 98.6 सामान्य मनुष्य का तापक्रम। अगला प्रश्न है 55 की कीट संवर्धन क्या है, बताइए कीट संवर्धन क्या है। तो कीट संवर्धन का मतलब होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, है ना। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को ही कहते हैं कीट संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर। 56 नंबर है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती, बताइए कौन सी जो तरंगे हैं दोस्तों, है ना, वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, ये बताना है। क्या होगा 56 का? 56 का हो जाएगा ध्वनि तरंगे। ठीक है, देखिए ध्वनि तरंगे के लिए ना, ध्वनि तरंग के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए, है ना। ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती है। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है तथा वहां दो व्यक्ति दोस्तों एक दूसरे से बातें नहीं कर सकता है ना। इसीलिए ध्वनि तरंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर। 57 कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया था, बताइए जल्दी से। देखिए अल्फ्रेड नोबेल ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल, और इन्होंने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार। और ये कहां के थे, ये भी याद रखना है, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, है ना। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी कि एटम का भाग नहीं है ना। अणु यानी कि एटम का भाग कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन? क्या होगा 58 का आंसर? देखिए आखिर सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि परमाणु के मूल अवयव कौन कौन से हैं, है ना। तो परमाणु के जो मूल अवयव कौन कौन से हैं तो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के मूल अवयव हैं। जबकि जो ये फोटॉन है, सॉरी प्रोटॉन नहीं, ये कहां गया फोटॉन, हाँ ऑप्शन नंबर डी। फोटॉन जो है दोस्तों ये ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये अणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है तो ये अणु के भाग हैं, है ना। अणु मतलब परमाणु के ये मूल अवयव हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर। 59 कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिकाएं कहां बनती हैं, है ना। तो लसिका जो कोशिकाएं होती है शरीर में वो एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जिसका जो निर्माण होता है वो लसिका ग्रंथि में होता है दोस्तों, है ना। या फिर तिल्ली कह सकते हैं, और थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा तिल्ली, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तिल्ली हो जाएगा, लसिका कोशिका। अगला प्रश्न है 60 नंबर। कह रहा है कि इंसुलिन प्राप्त होते हैं। इंसुलिन किससे प्राप्त होते हैं जल्दी से बताना है। और देखिए वीडियो को आप लोग लाइक अभी तक नहीं किए हैं, काहे नहीं किए हैं? बहुत नाइंसाफी है। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जाती है, डेली रात्रि में 9 बजे से टेस्ट होती है ना। तो 9 बजे से आपको बिल्कुल आ जाना है ना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंसुलिन प्राप्त होती है दोस्तों आपको कब, कहां से? तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है ना, जो रुधिर में शुगर की मात्रा का नियमित करता है। और इसका स्रोत क्या है? डहेलिया की जड़ें। इसका स्रोत क्या है? डहेलिया की जड़ें यानी कि रूट तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। चलिए अच्छा, तो आज इतना ही था 60 प्रश्न, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है वो अलग से आप सभी को करवाया जाएगा। 15 प्रश्न है ना, 60 सवाल यहाँ पर आर्ट्स और साइंस से था, सारे सेक्शन से लिया गया था, उसका आंसर आपको दे दिया गया है।
और देखिए एक चीज़ आप सभी से बात करना है कि कल देखिए एक दो लोग कॉल किए कि सर आप जो आंसर देते हैं वो क्वेश्चन के बगल में दे देते हैं तो याद करने में काफ़ी दिक्कत होता है, मतलब कि टेस्ट देने में दिक्कत होता है। अब किन्हीं लोगों का कहना है कि क्वेश्चन के जस्ट नीचे आंसर दीजिए, किन्हीं लोगों को कहना है कि क्वेश्चन के नीचे आंसर नहीं दीजिए, क्योंकि उससे हम टेस्ट देते हैं तो ध्यान चल जाता है आंसर पर, फिर पता ही नहीं चलता है। अब हम आपका बात माने कि उनका बात माने, अब समझ में नहीं आता भाई, हम तो कन्फ्यूजन में हैं, है ना। तो हमें किसी का बात नहीं मानना है, हमें अपना बात पर चलना है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बात पर चलेंगे तो फिर ऐसे ही लड़ाई होते रहेगा। चलिए, तो आज का यही क्लास रहा, कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और न्यू बैच में आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। 6 तारीख से शुरू हुई, अभी तभी 3-4 क्लास हुई है। इसमें डेली रात्रि में 9 बजे क्लास होती है, जहां पर समान अध्ययन और डीएलएड की टेस्ट होती है। डीएलएड का अभी तक 4 टेस्ट हुआ है, समान अध्ययन का आज 1 टेस्ट हो गया, ठीक है। नए टीचर इसमें जुड़ेंगे तो उनको मात्र 399 रुपये पे करना होगा। और जो पुराने शिक्षक पहले से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो मात्र उनको 201 रुपया चार्ज लगेगा, तभी उनको नए ग्रुप में मिल पाएगा सारे मटेरियल, है ना। पुराने ग्रुप में अब नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये ऑनलाइन पे करना होगा, है ना। ऑनलाइन कैसे? फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से 78 है 57 82 43 10, यही नंबर हमारा फ़ोन पे गूगल पे भी है, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, ठीक है। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा जानकारी, है ना। कोई अपडेट आएगा तो वो भी आपको हम देते रहेंगे सारा, ठीक है। और जो भी पेमेंट करेंगे दोस्तों, तो व्हाट्सएप पर आप हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, है ना। जो पेमेंट वाला स्क्रीनशॉट होता है वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पर, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सके और फिर मटेरियल आपको दे सके। चलिए भाई साहब, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।